प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 51। अपदलन है तो अपक्षय का एक प्रकार, अपक्षय का प्रकार हमें बताना है। यहाँ पर जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैव रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय। तो अपदलन है वो भौतिक अपक्षय है। निम्न में से कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप है? अपरदनात्मक स्थल रूप हमें यहाँ पर बताना है। जलप्रपात, ड्रमलीन, लोएस और डेल्टा। तो ड्रमलीन है, डेल्टा है और लोएस है, ये सभी निक्षेपणात्मक स्थल रूप हैं। जैसे कि ड्रमलीन हिमानी के द्वारा, डेल्टा बहते हुए जल के द्वारा, नदी द्वारा, और लोएस है पवन के द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है। तो इस प्रकार आंसर होगा 1, जलप्रपात अपरदनात्मक स्थल रूप है। क्वेश्चन नंबर 53। प्रश्न संख्या 53। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवन कौन सी है? भूमंडलीय पवन, भूविक्षेपी पवन, अवरोही यानी कैटाबैटिक पवन और रुद्धोष्म पवन। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, भूविक्षेपी पवन, जो कि समदाब रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवन है। प्रश्न संख्या 54। लंबी रातें, स्थिर मौसम और स्वच्छ आकाश किस प्रकार के मौसम की आदर्श दशाएं हैं? तो इसका आंसर होगा वाताग्रीय तापमान प्रतिलोमन हेतु, विकिरणीय तापमान प्रतिलोमन हेतु, घाटी तापमान प्रतिलोमन हेतु, अवतल तापमान प्रतिलोमन हेतु। और इसका सही आंसर होगा विकिरणीय तापमान प्रतिलोमन हेतु, ऑप्शन संख्या 2। प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण होता है। तो प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण किस प्रकार होता है? यहाँ पर चक्रवात को हम अगर देखें तो चक्रवात में एंटी क्लॉकवाइज पवन संचरण होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो प्रति चक्रवात में हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि हमें यह कहाँ पर मिलता है। तो घड़ी के सुइयों के अनुकूल, जी हाँ, ऑप्शन संख्या 1 ही इसका सही आंसर है। तो चक्रवात में घड़ी की सुइयों के विपरीत और प्रति चक्रवात में घड़ी की सुइयों के अनुकूल। प्रश्न संख्या 56। ग्लोबिजेरेना ऊज है। तो ग्लोबिजेरेना ऊज किस प्रकार का ऊज है? स्थलीय निक्षेप, तटतलवासी निक्षेप, अगाध सागरस्थ निक्षेप और अकार्बनिक निक्षेप। और इसका सही आंसर होगा अगाध सागरस्थ निक्षेप। अगाध सागरीय निक्षेप में शामिल किया जाता है ग्लोबिजेरेना। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और इसका बहुत ही आसान आंसर है, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत जो कि प्रवाल भित्तियों से संबंधित है, यह डेली का है। डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है। और क्वेश्चन संख्या 58। समुद्र समीर उत्पन्न होती है ए, स्थल और समुद्र के ऊष्मा अवशोषण और स्थानांतरण के अलग अलग दर के कारण, बी, कोरियोलिस बल के कारण, और सी है दाब प्रवणता बल के कारण। तो देखिए, स्थल तथा समुद्र के ऊष्मा अवशोषण के कारण तो उत्पन्न होती है, ये इसका सही कारण है। लेकिन कोरियोलिस बल जो है वो इसका सही कारण नहीं है, क्योंकि समुद्र समीर उत्पन्न होने में कोरियोलिस बल की कोई भूमिका नहीं है। और दाब प्रवणता बल भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ए और सी, तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं था? तो संभववादी विचारधारा है मानव पर्यावरण संबंधों से संबंधित, और इसका समर्थक कौन सा नहीं था? तो ब्लास तो इसके प्रमुख ही प्रतिपादक थे, विडाल डिला ब्लास, ब्लेंचार्ड, जीन ब्रून्स और हंटिंगटन। तो इसका जो सही आंसर होगा एल्सवर्थ हंटिंगटन, जो कि नियतिवादी विचारक थे। प्रश्न संख्या 60। एस्किमो है। तो एस्किमो किस प्रकार की प्रजाति है? एल्पाइन है, कोकेसाइड है, निग्रोइड्स है या मंगोलाइड्स है? तो ये मंगोलाइड्स प्रजाति से संबंधित हैं एस्किमो। प्रश्न संख्या 61। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सिविलाइजेशन और क्लाइमेट पुस्तक की रचना ई हंटिंगटन के द्वारा की गई, ऑप्शन संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 62।
ऊनी छल्लेदार बाल, गोल सिर, चौड़े चपटे नाक, थोड़े उभरे हुए जबड़े आदि किस प्रजाति के लक्षण हैं? 1 प्रोटोस्टेलाइड प्रजाति, 2 भूमध्य सागरीय प्रजाति, 3 निग्रिटो प्रजाति और 4 है नॉर्डिक प्रजाति। और इसका सही आंसर है निग्रिटो प्रजाति। जी हाँ, उभरे हुए जबड़े और छल्लेदार बाल, भेड़ की ऊन जैसे बाल निग्रिटो प्रजाति के लक्षण हैं। तो दक्षिणी अफ्रीकी महाद्वीप में मुख्य रूप से पाई जाती है। प्रश्न संख्या 63, इंडोनेशिया के पिग्मी होते हैं। इंडोनेशिया में मिलने वाले पिग्मी कोकेसाइड प्रजाति के, निग्रोइड प्रजाति के, मंगोलाइड प्रजाति के और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के। और इसका सही आंसर है निग्रोइड प्रजाति के होते हैं, क्योंकि ये निग्रिटो से ही संबंधित है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 64, प्रश्न संख्या 64 में है कि जॉन क्यू स्टीवार्ट का जो प्रवासन मॉडल है वो किस पर आधारित था? जी हाँ, क्यू स्टीवार्ट का जो प्रवासन मॉडल है, माइग्रेशन मॉडल, वो डार्विन के सिद्धांत पर, टी हिंगरस्टेन के सिद्धांत पर, रेटजेल के जीवित स्थल सिद्धांत पर या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर। तो ये जो माइग्रेशन मॉडल है ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 65 है, राजस्थान में निम्नांकित जिलों में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन का उत्पादक जिला है? तो देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो प्रमुख रूप से सोयाबीन का उत्पादक जिला है। और मध्य प्रदेश के पास वाला जिला कौन सा है? वही इसका आंसर होगा बारां। इस प्रकार बारां जिला जो है वो सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक जिला है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक उदाहरण है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना किस प्रकार का उदाहरण है? और इसका सही आंसर होगा धनात्मक संचरण है। क्वेश्चन संख्या 67 में है, नवीन मोड़दार पर्वत बनते हैं अपसारी प्लेट सीमा के साथ, अभिसारी प्लेट सीमा के साथ, रूपांतर प्लेट सीमा के साथ और भ्रंश लाइन के साथ। तो 67 का जो सही आंसर होगा, देखिए अपसारी प्लेट सीमा रचनात्मक होती है, अभिसारी प्लेट सीमा के साथ मोड़दार पर्वत बनते हैं। जैसे कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है, यानी अभिसरण से। तो अभिसारी प्लेट सीमा के साथ नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। रूपांतर प्लेट सीमा के साथ सियर मार्जिन का निर्माण होता है और भ्रंश लाइन के साथ रिप्ट घाटी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो सामरिक शक्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से एटी महान समुद्र शक्ति, कोहेन का दबाव क्षेत्र, मैकेंडर का धुरी क्षेत्र और स्पाइकमैन का उपांत क्षेत्र। और इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कोहेन का दबाव क्षेत्र सुमेलित नहीं है, क्योंकि एटी महान ने समुद्र शक्ति को महत्वपूर्ण माना था। मैकेंडर का जो धुरी क्षेत्र है, एक्सिस एरिया, वो महत्वपूर्ण है। और स्पाइकमैन का उपांत क्षेत्र महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है? जी हाँ, अक्रिय गैस है जिसमें कोई क्रियाशीलता नहीं है। हीलियम, क्रिप्टॉन, नियोन और जिनोन में से कौन सी अक्रिय? तो सभी गैसें ही अक्रिय हैं। तो ए, बी, सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 70, प्रश्न संख्या 70 में है, जितना ही अधिक गर्म पिंड होगा उससे उतनी ही अधिक लघु तरंग वाली ऊर्जा का विकिरण होगा। यह किसके नियम से संबंधित है? तो चार्ल्स के नियम से, बोयल के नियम से, प्लांक के नियम से या गे-लुजेक के नियम से? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्लांक के नियम से संबंधित है कि जितना ही अधिक गर्म होगा कोई भी पिंड, वह उतनी ही अधिक लघु तरंग वाली ऊर्जा का विकिरण करेगा। ये प्लांक के नियम से संबंधित है। 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। जी हाँ, एनसीईआरटी कक्षा 11 से फिर एक क्वेश्चन आ गया है। 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है दक्षिण अंडमान, उत्तरी अंडमान को, छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान को, कार निकोबार और कामोर्टा द्वीप को, ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। जी हाँ, ग्रेट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। प्रश्न संख्या 72 में है, किसने परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर आधारित समस्थिति की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो एरी, प्राट, हेफर्ड और बॉबी।
तो इसमें सही आंसर होगा केवल प्राट ने ही परिवर्तित घनत्व स्तंभ की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। 1 नंबर ऑप्शन केवल बी। निम्नलिखित में से कौन सा एकल संसाधन है? क्रायोलाइट, यूरेनियम, मृदा और ऑक्सीजन। और इसका सही आंसर होगा क्रायोलाइट एकल संसाधन है। निम्न राज्यों में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में स्थित नहीं है? केंटुकी, इंडियाना, इलिनॉइस और यूटाह। तो इस प्रश्न पर काफ़ी विवाद भी रहा था और अंततः इसका जो सही आंसर है वो यूटाह को माना गया है। जी हाँ, यूटाह जो है वो मक्का पेटी में स्थित नहीं है। बाकी केंटुकी, इंडियाना और इलिनॉइस जो है वो अमेरिका की मक्का पेटी में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 75। परिहिमानी दृश्य भूमि उत्पन्न होता है संपीड़नात्मक बल से, अनाच्छादनात्मक बल से, पटिल विरूपणी बल से और तनाव बल से। तो सही आंसर होगा अनाच्छादन से। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो स्थानांतरित कृषि से दूसरा क्वेश्चन ये आ गया है। और ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से हम जानते हैं? चेंगिन, मसोले और मिल्पा और रोका। तो इसका सही आंसर होगा रोका। तो 76 का सही आंसर होगा रोका। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रश्न नंबर 77। तो इसमें एक तरफ नगर हैं और दूसरी तरफ उनमें उद्योगिक गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। तो यहाँ हमें ऑप्शन का मिलान करना है। डिट्रायट, तो डिट्रायट यूएसए में है और ऑटोमोबाइल्स का निर्माण यहाँ पर सबसे अधिक होता है। पीट्सबर्ग को जंग का कटोरा भी कहते हैं और इस प्रकार पीट्सबर्ग जो है वो लोहा इस्पात से संबंधित है। हिम्बर्ग है जर्मनी में और हिम्बर्ग में पोत निर्माण होता है। तो पोत का निर्माण होता है तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ओसाका जापान में सूती वस्त्र जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इसका 2, 1, 3, 4। ऑप्शन संख्या 1। प्रश्न संख्या 78। मेसाबी श्रेणी रेंज स्थित है एंडीज पर्वत में, महान झील प्रदेश में, यूराल पर्वत में और आल्प्स में। तो महान झील प्रदेश में अमेरिका में मेसाबी रेंज है जो कि लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 79 में दिया है कि जापान का निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किंकी मैदान, क्योटो मैदान, क्वांटो मैदान और नगोया मैदान। तो इसका सही आंसर होगा नगोया जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 80। नेचर ऑफ ज्योग्राफी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हार्टसोन, हार्वे, रेटजेल और रीटर। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कई परीक्षाओं में इसे पूछा गया है और हार्टसोन इसका सही आंसर होगा। हार्टसोन ने 2 पुस्तक लिखी हैं, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी और नेचर ऑफ ज्योग्राफी। दोनों ही पुस्तकों को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन संख्या 81। किसने परिभाषित किया? भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय भिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो हेटनर, रिचथोफेन, रीटर और इरेटोस्थनीज। देखिए क्षेत्रीय भिन्नताएं जहाँ पर भी आ जाए तो वहाँ पर हो जाएगा हेटनर। प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गणितीय भूगोल और खगोल शास्त्र से संबंधित है? तो डाई अडकुंडे, अल्माजेस्ट, जेस्पिरियोडस और ऑल पॉसिबल वर्ल्ड। तो अल्माजेस्ट जो टोलमी की पुस्तक है वो गणितीय भूगोल और खगोल शास्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83। अज्ञात भूमि, जी हाँ, टेरा इनकोग्निटा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इरेटोस्थनीज, हार्टसोन, रेटजेल, टोलमी। टोलमी सबसे प्रसिद्ध उनका जो सिद्धांत है टेरा इनकोग्निटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 टोलमी। प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने मैक्सिको की रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन किया व वर्णन किया? मैक्सिको की रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन करने वाला यानी प्रादेशिक अध्ययन के जो भूगोलवेता हैं उनमें से कौन सा है? ईसी सैंपल, एबी ब्रिघम, रोलैंड डी सेलिसबरी और कार्ल ओ सावर। तो इसका सही आंसर होगा कार्ल ओ सावर।
ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में है, पेशेवर पत्रिका अनल्स डी ज्योग्राफी वार्षिक ग्रंथमाला की आधारशिला किसने रखी? जीन ब्रूस, एलिस रैकलेस, विडाल डी ला ब्लास और अल्बर्ट डिमांजिया। तो विडाल डी ला ब्लास इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ बांध परियोजना है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थितियाँ राजस्थान के भूगोल से संबंधित ये क्वेश्चन है। मेजा बांध भीलवाड़ा में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जमाई बांध पाली में है और माही बांध बांसवाड़ा में है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर। जी हाँ, मेजा बांध कहाँ पर है? 3 यानी भीलवाड़ा में, और जाखम बांध कहाँ पर है? 2 नंबर प्रतापगढ़ में, जमाई बांध पाली में और माही बांसवाड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 87, घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्तियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं। तो अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, एटोल या बोट चैनल। तो इसका सही आंसर होगा एटोल। एटोल जो है वो घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। प्रश्न संख्या 88। तो क्वेश्चन संख्या 88 में है, चुक्विकमाटा सबसे बड़ी खान है। चुक्विकमाटा जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध खान है? लोहा अयस्क, तांबा, जस्ता और सोना। तो इसका सही आंसर होगा तांबा। ताम्र खनन के लिए प्रसिद्ध है चुक्विकमाटा खान चिली में। भूगोलवेताओं का सही कालक्रम यहाँ पर बताना है। तो कौन से भूगोलवेता जो हैं वो पहले आए और कौन से भूगोलवेता बाद में आए? तो 89 नंबर में सही आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, एनेक्जिमेंडर, इरेटोस्थनीज ये, और उसके बाद आता है स्ट्रेम्बो और टोल्मी। तो पहले 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन संख्या 90, कायड़, मोहकमपुरा तथा सिंदेसर कला पूर्व में विपुल भंडार, यानी यहाँ पर कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो चूना पत्थर, टंगस्टन, सीसा, जस्ता और डोलोमाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीसा एवं जस्ता। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या है 91, यहाँ पर 9 और है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 91, किस भूगोलवेता ने सर्वप्रथम विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया? तो ज्योग्राफिकल थिंकर से संबंधित ये क्वेश्चन है, भौगोलिक विचारों का इतिहास, उस पुस्तक से ये क्वेश्चन आया है। हिकेटियस, हिपार्कस, हेरोडोट्स और अल इदरसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेरोडोट्स। क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी और ये है जयपुर में। दूसरा है वस्टर्ड स्पिनिंग मिल लाडनू में, श्री राम सीमेंट कोटा में और मॉडर्न थ्रेड्स लाडनू में। तो सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो राजस्थान में भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या 68.8% और शहरी जनसंख्या है 31.2%। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य की जैविक संकल्पना लेबेनजरम का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, और लेबेनजरम का जो प्रतिपादन किया था जैविक राज्य की संकल्पना का फ्रेडरिक रेटजेल ने। क्वेश्चन नंबर 95, इस प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा समूह उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो कौन सा ऐसा क्रम है जो वर्षा के अवरोही क्रम में है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, बूंदी, अजमेर,
नागौर और गंगानगर। घटते क्रम। क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन में है पल्स ऑफ एशिया के लेखक कौन हैं? पल्स ऑफ एशिया के लेखक हैं हंटिंगटन। हंटिंगटन से संबंधित तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो हंटिंगटन बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं। तो 96 में 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है 97। निम्न में से किसने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना दी? तो ये आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2013 में भी यह क्वेश्चन आया था और एक बार फिर से यह रिपीट हो गया है। तो सांस्कृतिक भूदृश्य की जो संकल्पना है वो शावर ने दी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98। पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है वो हमें ढूंढना है। ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी नमी की मात्रा में कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि ये कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से होकर आते हैं। ये भारत कभी भी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुँचते, इसको एक बार छोड़ देते हैं। इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल। जी हाँ, पीजी लेवल का ये क्वेश्चन आ गया है। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? एलसी किंग, डब्ल्यू पेंक, डब्ल्यू एम डेविस और एन स्ट्रॉलर। और इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू पेंक ने किया। क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में है कि वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन कारकों का ध्यान रखा गया है? कच्चे माल का, पूंजी का, परिवहन लागत का, बाजार का। देखिए इसमें कच्चे माल का ध्यान बिल्कुल रखा गया है, परिवहन लागत का भी रखा गया है, बाजार का भी रखा गया है, पूंजी का ध्यान नहीं रखा गया है। ACD ऑप्शन संख्या 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 101। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है कृषि विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा। तो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो होता है वो होता है कृषि विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। 102 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित जिलों में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है? नगरीय जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत जो है वो किस जिले में है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धौलपुर। प्रश्न संख्या 103। निम्नलिखित में से कौन सा बालसन का उदाहरण है? खाटू लवण झील, पंचभद्रा झील, सांबर झील, डीडवाना झील। तो बालसन का उदाहरण है सांबर झील। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 104। नाथरा का पाल स्थित है जयपुर में, उदयपुर में, अलवर में, खेतड़ी में। तो राजस्थान के भूगोल से संबंधित बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और ये लोहा खनन क्षेत्र है। नाथरा का पाल क्षेत्र ये उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में है काला गुमान खान क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा के लिए, पन्ना के लिए, क्वार्ट्ज के लिए, चाइना क्ले के लिए। और इसका सही आंसर होगा पन्ना के लिए। काला गुमान क्षेत्र पन्ना के लिए प्रसिद्ध है और हीरा उत्पादन के लिए भी ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। क्वेश्चन संख्या 106। चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और इसका सही आंसर होगा कोटा, जो कि गड़ेपान में है। क्वेश्चन संख्या 107 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित जिलों में से किस में जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया गया है? जी हाँ, इन जिलों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और बारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नागौर। क्वेश्चन संख्या 108 है खड़ीन है, जनजाति है, जल संरक्षण की तकनीक है, वन संरक्षण तकनीक है या जनजातीय गांव है? ये जल संरक्षण की तकनीक है। पुस्तक पुराणों का भूगोल जिसने रची, आर एन दुबे,
एस एम अली, ई अहमद, आर एल सिंह। और सही आंसर होगा एस एम अली। नगर नियोजन की बारोक प्रणाली संबंधित है पूरा ऐतिहासिक काल से, प्राचीन काल से, पुनर्जागरण काल से, मध्यकाल से। और सही आंसर होगा पुनर्जागरण काल से। व्यक्तिक भिन्नता के कारण हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी से संबंधित आ चुके हैं। और व्यक्तिक भिन्नता के कारण हैं, तो केवल वंशानुगत, केवल पर्यावरण, माता पिता की भागीदारी, पर्यावरण और वंशानुगत दोनों। तो प्रश्न संख्या 111 का जो सही आंसर होगा वो होगा पर्यावरण एवं वंशानुगत दोनों। एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 112। तो शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद करना इतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कठिन तो है लेकिन इतना चुनौतीपूर्ण नहीं है। कक्षा में विद्यार्थियों को दंड न देना ये तो बिल्कुल ही चुनौतीपूर्ण नहीं है। तो कौन सा चुनौतीपूर्ण है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाना। जी हाँ, पढ़ने की प्रक्रिया को सुखकर बनाना सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 113। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। शिक्षक को कौन सी विधि अपनानी चाहिए? यानी अधिकतम विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए शिक्षक को कौन सी विधि अपनानी चाहिए? व्याख्यान विधि, आगमन विधि, परिचर्चा विधि और प्रदर्शन विधि। तो इसका सही आंसर होगा परिचर्चा विधि, ताकि विद्यार्थी भी स्वयं इसमें भाग ले सकते हैं। और यह अधिकतम जो विद्यार्थियों को के लिए भागीदारी सुनिश्चित करने वाली विधि है। क्वेश्चन नंबर 114, 114। प्रश्न संख्या 114 है, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को अगर हम शामिल करते हैं तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत हैं, तो वह किस प्रकार का बालक है? पिछड़ा है, प्रतिभावान है, समस्यात्मक है या आशा से कम सफलता पाने वाला बालक है? इसका सही उत्तर होगा प्रतिभावान बालक है जो प्रश्न पूछता है। प्रश्न नंबर 116, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह है। तो इसमें कई कूट दिए गए हैं। कौन सा ऐसा बालक है जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है? तो भविष्य के बारे में व्यवस्थित सोच सकता है, बिल्कुल सही है। कि दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, ये भी सही है। उन दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में नहीं है। जी हाँ, किशोर उस दुनिया के बारे में भी सोचता है जो वास्तविक रूप से उस दुनिया में नहीं है। और वह आगमनात्मक तर्क कर सकता है। और सभी आंसर इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 117। प्रश्न नंबर 117 में है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करेगा? कक्षा 1, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 12 अपने साथियों के अनुरूप होने का प्रयास करेगा। तो इस प्रश्न को विवादित होने के कारण डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में है, सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो सूचना प्रसंस्करण किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर होगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 119 है, सृजनात्मकता संबंधित है अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, मूर्त चिंतन से या गहन चिंतन से? और इसका सही आंसर होगा अपसारी चिंतन से, क्योंकि सृजनात्मकता है वो विस्तृत होती जाती है। प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किस से बचना चाहिए? जी हाँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रभावी कक्षा संचार में बाधक है? तो किससे हमें बचना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 120, संपूर्णता, पृष्ठपोषण, अस्पष्टता या वातावरण संबंधी सुविधा? और इसका सही होगा अस्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में है कि सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है। ध्यान, स्मृति और रणनीतियों के माध्यम से जानकारी को कैसे संसाधित किया जाता है? सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है? सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है? सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान शिक्षकों और परिवार के द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है? यहाँ पर पूछा है सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो किस पर महत्व
देता है। क्वेश्चन नंबर 121 में सही आंसर होगा सीखने का सामाजिक संदर्भ। यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है। यह रचनात्मक सामाजिक दृष्टिकोण है। ये पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है। विद्यालय में समायोजन करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन, पुस्तकों का चयन, कार्य जगत को समझने में मदद। और इसका सही आंसर होगा कार्य जगत को समझने में मदद, क्योंकि यह शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन संख्या 123 है। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है। काल्पनिक दर्शक, अपराजेयता, व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ और आज्ञा पालन। तो देखिए काल्पनिक तो होता ही है, अपराजेयता यानी हीरो बनने की भावना होती है, व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ भी होती है, आज्ञा पालन करना किशोरावस्था में कठिन है। ये सही आंसर होगा कि ये आज्ञा पालन जो है इसकी सामान्य विशिष्टता नहीं है। क्वेश्चन संख्या 124 अनुकूलन के द्वारा सीखना खालिस्तान के द्वारा सीखना है। 1 संज्ञान, 2 साहचर्य, 3 अवलोकन और 4 मॉडलिंग। तो इसका सही आंसर होगा साहचर्य। जी हाँ, अनुकूलन के द्वारा सीखना यानी साहचर्य के द्वारा सीखना। प्रश्न संख्या 125 किस शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की थी। व्यावसायिक नियुक्ति से संबंधित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की जो सिफारिश की थी उस शिक्षा समिति का नाम हमें बताना है। शिक्षा आयोग 1964-66, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968, द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1979 और मुदालियर आयोग 1952-53। और सही आंसर होगा एजुकेशन कमीशन 1964 एंड 66, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 126 दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोहलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है। तो देखिए उसने बदला ले लिया है और शिक्षक से शिकायत भी नहीं की है, तो वह नैतिक विकास के दूसरे चरण में पहुंच चुका है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 127 कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में। यह विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाता है। जी हाँ, यह विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को रचनात्मकता दिखा सकते हैं, यह कथन सही नहीं है। यह विद्यार्थियों की शैक्षिक दक्षता को बढ़ाता है। यह सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ाता है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 128 प्रश्न संख्या 128 में है सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो रचनात्मक दृष्टिकोण है और इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर करता है, ये तो सही है। शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता है, जी नहीं, सक्रिय प्राप्त करता है। तो यह जो कथन है रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में सही नहीं है। प्रश्न नंबर 129 है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। सपना कहानी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसे शिक्षक ने इसे दिया है और वह अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है। तो शिक्षक को खुश करने के लिए जो नापसंदीदा काम करना आंतरिक अभिप्रेरणा का सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 मानव कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इसके बाद में है ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। देखो ऑप्शन नंबर 2 भी इसका सही आंसर हो रहा है, लेकिन 3 नंबर आंसर इससे भी बेस्ट है और सही आंसर होगा इसका
3 नंबर ऑप्शन, क्योंकि वह इस अध्ययन करने में आनंद महसूस कर रही है और यही आंतरिक अभिप्रेरणा की परिभाषा है। जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो उस कार्य को करने में आनंदित महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, डिस्कवरी लर्निंग खालिस्तान द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है और डिस्कवरी लर्निंग पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, उसुबेल, और सही आंसर होगा ब्रूनर। डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर के अधिगम की अवधारणा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 में है, किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीति के बारे में जागरूकता को खालिस्तान के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है। मेटा थिंकिंग, मेटा कोग्निशन, मेटा मेमोरी, मेटा इंटेलिजेंस। तो मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को संदर्भित करने वाला है मेटा कोग्निशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, खालिस्तान ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी। जी हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस को पहली बार सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, लेकिन सबसे पहली बार किसने दी थी? गार्डनर स्टेनबर्ग, डेनियल गोलमैन, डेना जोहर, पीटर सेलोवे और जॉन मेयर। पीटर सेलोवे और जॉन मेयर इसका सही आंसर है 132 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 133, विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया था। विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया था? और इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा जोसेफ एस सहवाग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 में है, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी सीखने की विशेषताएं हैं? सहकारी सीखने की विशेषताएं, तो सामूहिक लक्ष्य होता है, उसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होते हैं, सफलता के लिए समान अवसर मिलते हैं, सक्रिय छात्रों पर अतिरिक्त भार नहीं होता। ए, बी और सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल खालिस्तान में आता है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किस में आता है? क्वेश्चन संख्या 135, सामाजिक इरेक्टेशन मॉडल, व्यक्तिगत विकास प्रतिमान परिवार, सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार, व्यवहार संशोधन प्रतिमान परिवार, और इसका सही आंसर होगा सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 136, रक्षा युक्तियाँ हैं। रक्षा युक्तियाँ सामाजिक प्रक्रिया, अहम सुरक्षात्मक, परामर्श प्रक्रिया और संवेगात्मक प्रक्रिया। तो रक्षा युक्तियाँ अहम सुरक्षात्मक यानी ईगो को प्रोटेक्ट करने वाली होती हैं। रक्षा युक्तियाँ अहम सुरक्षात्मक, ईगो प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 137, किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी किशोरावस्था में समीक्षात्मक जो सोच है उसके विकास के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है वो हमें बताना है। तो भावनाओं के बजाय तर्कसंगत तरीके से तर्क दें, ये तो ठीक है। न केवल क्या हुआ को पूछें बल्कि कैसे और क्यों हुआ ये भी पूछें, ये भी ठीक है। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग, ये तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है ऐसा तो। और एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय, ये तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 138, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का क्या आशय है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139, कंप्यूटर सहायक निर्देश के सिद्धांत पर आधारित है। शास्त्रीय अधिगम, क्रियाप्रसूत अधिगम, सूझ प्रणाली बद्ध व्यवहार। कौन सा है ऐसा जो कंप्यूटर सहायक निर्देश के ऊपर आधारित है? और सही ऑप्शन होगा 2 क्रियाप्रसूत अधिगम। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 में श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकित किया है। इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? ट्यूटोरियल, ईमेल, वेब विस्तार या वर्चुअल
विद्यालय। जी हाँ, श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन एक पाठ्यक्रम में नामांकित किया है और दूरस्थ शिक्षा का यह रूप वर्चुअल विद्यालय के रूप में जाना जाता है। वर्चुअल रूप से वह विद्यार्थियों से कांटेक्ट कर रहा है। इस प्रकार सही आंसर होगा 140 में ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद फिर हम आ गए हैं अपने पसंदीदा सेगमेंट ज्योग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 141, मोहरो विषिक अशांतता पृथक करती है। बिल्कुल, ये मोह अशांतता बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में दोहराई जाती है, पूछी जाती है। और यह किसको पृथक करती है? तो निचली भूप्रपटी और ऊपरी मेंटल को अलग करती है। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? निचली भूप्रपटी और ऊपरी मेंटल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 142, भूकंप के अवकेंद्र को इस नाम से भी जानते हैं। अवकेंद्र पूछा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी हमने किया है एक वीडियो में, भूकंप से संबंधित जो वीडियो है उसमें, कि भूकंप के अवकेंद्र को किस नाम से जानते हैं। यानी वह क्षेत्र होता है भूकंप का अवकेंद्र जो उसका फोकस होता है, उद्गम केंद्र, और जो ऊपर पृथ्वी की सतह के ऊपर जो होता है उसे हम भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। प्रश्न नंबर 143, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर हमें मिलाना है। एक तरफ ज्वालामुखी दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें कुछ देशों के नाम या द्वीपों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो क्राकाटोआ जो है वो सुंडा में यहाँ मिलता है, सुंडा के पास में। और माउंट सेंट हेलेंस, जी हाँ, माउंट सेंट हेलेना, ये मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कोटोपैक्सी तो इक्वेडोर में है, लेकिन हाँ, इक्वेडोर 2 नंबर पे इक्वेडोर में है। और मेयान है फिलीपींस में। तो सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144, 144। क्वेश्चन नंबर 144 में है कि जुगेन बनता है। जुगेन पवन के अपर्दन से निर्मित एक स्थलाकृति है जो स्याही के द्वात जैसी आकृतियां बनती हैं, जिसे हम जुगेन कहते हैं। तो जुगेन जो है वो किस प्रकार बनती है? मुलायम तथा कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच पवन अपघर्षण के द्वारा, या फिर मुलायम और कठोर चट्टानों के ऊर्ध्वाधर परतों के बीच पवन अपघर्षण द्वारा, मुलायम कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच शनिघर्षण के द्वारा, शनिघर्षण तो इसमें होगा ही नहीं, और मुलायम तथा कठोर चट्टानों के ऊर्ध्वाधर परतों के बीच पवन शनिघर्षण, फिर आ गया ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 में देखना है। और जुगेन जो है वो क्षैतिज परतों के बीच पवन अपघर्षण के द्वारा निर्मित होता है। क्षैतिज रूप से कोमल और कठोर जो चट्टानें होती हैं वो क्षैतिज रूप से पाई जाती हैं और इनके अपर्दन से बनता है जुगेन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145, गुम्फित नदी विशेषता है। नदी के ऊपरी भाग के प्रवाह की, नदी के मध्य भाग के प्रवाह की, हिमनद के ऊपरी भाग के प्रवाह की, नदी के निचले भाग के प्रवाह की। जी हाँ, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। गुम्फित सरिता डेल्टा के क्षेत्र में नदी जो है वो वर्धावस्था में निर्मित होने वाली विशेषता है। तो गुम्फित सरिता नदी के निचले भाग के प्रवाह की विशेषता है। और 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन तो हमें ऐसा मिलता है जो बिल्कुल ही उससे संबंधित नहीं है, जैसे यहाँ पर हिमनद दे दिया है, तो ये बिल्कुल ही तार्किक नहीं है। तो इस प्रकार 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन तो ऐसा होता ही है। तो इस प्रकार 145 नंबर ऑप्शन का प्रश्न का सही आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है? तो स्थिर गैस कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। और इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर गैस नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होती रहती है मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा और प्राकृतिक कारणों से भी। तो इस प्रकार यह एक स्थिर गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 147, प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापन होता है। वायुमंडल का तापन किसके द्वारा होता है?
तो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, लघु तरंग सौरिक विकिरण, प्रत्यावर्तित सौरिक विकिरण द्वारा और प्रकीर्णित सौरिक विकिरण द्वारा। तो देखिए कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है कि जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो ऊंचाई पर होते हैं, तो सूर्य के तो वो अधिक निकट हैं, तो वो ज़्यादा गर्म होने चाहिए, ऐसे बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ इसका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि वायुमंडल का जो तापन होता है वो पार्थिव विकिरण के रूप में होता है, और पार्थिव जो विकिरण होता है वो दीर्घ तरंग वाला होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, यानी पहले सौरिक विकिरण पृथ्वी के धरातल पर गिरती है और उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर तापमान घटता जाता है, यानी गर्म होता जाता है, तो ये दीर्घ पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, वायु में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? ये तथ्यात्मक क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा 5%। हालांकि कई पुस्तकों में इसको अलग अलग प्रतिशत में भी दिखाया गया है, फिर भी इसका ये उत्तर माना गया है 5%। प्रश्न संख्या 149, वायु के क्षैतिज संचरण के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को कहते हैं, और क्षैतिज संचरण के कारण जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसको अभिवहन, संचालन, विकिरण और संवहन, इसमें से उसे कहते हैं अभिवहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 150, क्वेश्चन नंबर 150 में है गियो, यानी गोयोट है, ये गियो नहीं है, यहाँ हम इंग्लिश का वर्जन इसका देख लेंगे। ये देखो ग्योट्स, तो ग्योट्स आर डीप सी प्लेन्स, ओशियनिक डिपॉजिट, ओशियनिक ट्रेंचेज और फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। तो देखिए जो गोयोट हैं वो फ्लैट टॉप्ड गोयोट हैं। जी हाँ, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? स्पाट शिखर समुद्री पर्वत हैं ग्योट। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपने देखा कि 150 क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में थे और इनमें केवल एक ही प्रश्न डिलीट किया गया था, जबकि आरपीएससी की जो प्राइमरी की और फिर की आई थी और उसके बाद में जब विद्यार्थियों में काफ़ी चर्चा हुई कि इसमें 17 क्वेश्चन डिलीट होंगे, इतने क्वेश्चन का बोनस मिलेगा, और ऐसा कुछ नहीं किया। आरपीएससी ने बिल्कुल बहुत ही सटीक आंसर की दी और केवल मात्र एक क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन डिलीट किया। तो इस प्रकार आपको अपने संगठन पे, अपने संस्थान पे विश्वास रखना होगा और सफलता के लिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।